हाय ऐसे न आए भरा कीजिए। वाह, जैसे राजेश खन्ना है एज इट इज। बहुत फिल्मी हुआ है, बहुत फिल्मी, और राजेश खन्ना की जो पूरी पर्सोना है ना मेरे अंदर है। तो ये जो म्यूजिक के अंदर आप आए हो, तो आपके पापा और आपकी फैमिली थी, यही कारण था या फिर आपका खुद का भी एक पैशन था कि नहीं मुझे इसमें करना है? एक्चुअली ट्रुथ मैं बोलना चाहता हूँ, तो जब डब्बू मलिक लाइव करता हूँ मैं, तो मुझे अपने 35 साल पुराने की स्ट्रगल याद आ जाती है, जब मैं चाहता था कि मैं डब्बू मलिक लाइव करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। उसका क्या कारण था सर? वो एक्टिंग की तरफ चला गया, तो वहाँ एक्टिंग मैंने महाभारत में किया, बाजीगर में किया, तिरंगा में किया, वो तो सब जानते ही हैं। एंड मुझे इतना कुछ इम्प्रेस नहीं किया अपने आप को देखकर। ऐसा नहीं है कि सक्सेस हर मोड़ पे मिलता रहा। मेरे पिता ने बहुत सफ़र किया, मेरे भाई ने बहुत सफ़र किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली, इतना बैकग्राउंड, आपके ब्रदर ये इंडस्ट्री से, फिर आपको इतना क्यों फेस करना पड़ा? अरमान बहुत सिंसियर, हार्ड वर्किंग, और बड़ा बेटा अमल भी, उसका भी, दोनों का अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो मैं देख के खुद डर जाता हूँ। मेरे से नहीं हो सकता। मैं आज स्पेशली भरत जैन के इस पॉडकास्ट में ये मेरे मन में था ये कहने के लिए कि अगर ऐसा लोगों को लगने लगा है से मेरे गीत सुनने से, मेरी बातों से, कि मैं किसी के जीवन के अंदर एक सुख का एक ड्रॉप ओशन में बन सकता हूँ, आई थिंक इससे बड़ी बात क्या है। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज़ की बातें हो, लाइफ लेसन्स की बातें हो, ये सब बातें ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। और इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल भरत एम जैन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। Hi friends, this is Dabbu Malik here. I'm very, very happy that in the coming weeks you're going to watch the podcast of me and Bharat M. Jain on कुछ अनकही बातें। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अभी भरत एम जैन, करेक्ट? राइट। हाँ, ये एक्साइटमेंट में अभी आज हम लोग सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, एंड सरप्राइजिंगली इनके स्टूडियो तक पहुँचना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था, लेकिन फिर भी इनके स्टूडियो को मैं पहुँचा हूँ। बिकॉज ये पर्सनैलिटी ऐसे है भरत एम जैन के, इनकी स्माइल, इनकी आंखों की जो नॉटीनेस है उसमें लोग अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। मैं एक्चुअली लोगों को अपने आप को चुंबक समझता हूँ कि लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं इनसे अट्रैक्ट हो गया। आई डोंट नो व्हाई। थैंक यू सो मच। आप ये तारीफ कर रहे हैं कि आज मेरी लेने के मूड में हो। नहीं, वेलकम टू द शो सर। बहुत अच्छा लगा आप जर्नी करके यहाँ पर आए, और मुझे भी बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, तो कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट में म्यूज़िक से ही करूँगा कि आपके पापा, आपके बेटे सब म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे ही राज जमाने वाले हो कि किसी और को भी चांस देने वाले हो? देखिए, यहाँ पर सबके लिए फ्रीडम है, सब लोग अपना अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हाल ही में मैंने रोशंस करके एक कार्यक्रम देखा जो OTT पे आया है। उसमें मैंने रोशन जी के वो पुराने गाने जो हम हमेशा से गुनगुनाते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो सारे गाने रोशन साहब के, यानी कि सीनियर रोशन साहब के हैं। वहाँ से मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि समय की धारा जो है उसमें लोग काफ़ी चीज़ें भूलते चले जाते हैं और वो कनेक्शन कम होता जाता है। तो हमारी हर जनरेशन म्यूज़िक से कनेक्टेड रही, ये कहीं सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। और मैंने हमेशा, जैसे सोनू निगम जी के साथ मेरी एक जब डिस्कशन हो रही थी, हमने अमी जे तोमार गाना जो मेरे बेटे ने जो रिप्राइज वर्जन किया था, उसी दौरान में मैंने उनसे कहा कि देखिए, जहाँ तक हमारे संगीत की नॉलेज का ताल्लुक है, हमने ना कभी दावा किया है और ना हमने कभी अपने आप को कोई उस्ताद समझा है, ना खान साहब समझा है, ना कोई दिग्गज समझा है कि हमको नॉलेज है। हम एक फ्लो में हैं। एक सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि कहीं हम गाने सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, दिल से गुनगुना लेते हैं, और वो म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री में या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में आ जाता है। और
इस बात को सुनकर उनको भी, सोनू निगम जी को भी अचंभे लगा कि हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राइट। लेकिन मैं, अमल और अरमान, हमने अपनी ज़िंदगी में या पिछले मेरे करियर के 20, 25, 30 वर्ष के अंदर जो भी काम हुआ है, मैंने हमेशा ही मेंटेन किया है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता जिससे मैं ये कहूँ कि मैं एक दिग्गज गुणकार या जानकार आदमी हूँ। आशीर्वाद है, और उसी में हम लोग संगीत में हमने उस फ्लो के अंदर हमने काम किया है, और सक्सेस हो जाता है, सक्सेस मिल जाता है, आशीर्वाद है। लेकिन ये जो हर पीढ़ी हमारी जुड़ती गई, ऐसा नहीं है कि सक्सेस हर मोड़ पे मिलता रहा। मेरे पिता ने बहुत सफ़र किया, मेरे भाई ने बहुत सफ़र किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सेटबैक्स देखे, लेकिन शायद हमारा जो कार्य है या हम जिस वजह से इस पृथ्वी पे है, शायद संगीत हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और शायद संगीत की ये परंपरा चल रही है। ये ज़रूरी है कि मैंने अपने बच्चे अमल और अरमान को कोशिश की है कि वो जितना सीख सकें और हर दिन सीखें, ये मेरी विश रही है। और मैं हर यंग जनरेशन के आने वाले लोगों को, जो आने वाली पीढ़ी है और जो लोग इस संगीत की दुनिया से या एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, मैं आज स्पेशली भरत जैन के इस पॉडकास्ट में ये मेरे मन में था ये कहने के लिए कि जब भी ये पॉडकास्ट यंगर जनरेशन देखे तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान या बहुत ज़्यादा नॉलेज हर एक चीज़ का, जिस क्राफ्ट में आप जाना चाहते हैं उसमें एजुकेशन की तरह, जैसे लोग 5 साल या 6 साल के MBBS की डिग्री करते हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, मैं चाहता हूं कि आर्ट में भी उतनी ही मेहनत हो, उतना ही परिश्रम आप डालो, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वहाँ पे उंगलियां ना उठे, क्वेश्चन ना उठे आपकी मेहनत के प्रति। राइट, मतलब म्यूजिक के अंदर आप पूरी की पूरी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस, आपका एफर्ट डालने के बाद आप करो, तो वो रिजल्ट जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। क्योंकि मैं एक वो इंसान हूँ जिसने अपनी इन कमियों को महसूस किया, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कभी कभी ये कमियाँ कितनी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो आप अगर सीखोगे, मेहनत करोगे, जो देखिए वो आपके बस में है, मेहनत करना, सीखना और अपने आप को एजुकेट करना और उसके अंदर पूरा लीन हो जाना, और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है अपने उस कार्य में और जिस काम को आप करना चाह रहे हैं जहाँ आपकी तरफ से आपको लगे कि मैंने पूरा नहीं किया। सीखना तो सारी ज़िंदगी, बाद में फिर आप भाग्यों को बोलो या डेस्टिनी को बोलो या वो चीज़ है, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है वो तो, और वो दोनों पहलू हैं। मैं आज समझता हूँ कि आर्ट एंड एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें हम भी बैलेंस करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बुक्स के ऊपर एजुकेशन लेना ये ज़रूरी नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीख सकते हैं, साउंड इंजीनियरिंग में सीख सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक में विशारद कर सकते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में सीख सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात से कह रहा हूँ। राइट, बट ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे आपने कहा कि तकदीर की वजह से हो सकता है जितना फेम मिलना चाहिए वो नहीं रहेगा, बट मे बी आपका टेक्निकल इतना स्ट्रांग है कि आपके बच्चों ने शॉर्ट टाइम में धमाल मचा दिया है सर। मे बी आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो पास ऑन हुआ ही है, और डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस आपसे कम होने के बाद भी वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी पास ऑन होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम जो तकदीर कहते हैं वो कहीं ना कहीं काम करती ही है डेफिनेटली। तो ये जो म्यूजिक के अंदर आप आए हो, तो आपके पापा और आपकी फैमिली थी, यही कारण था, या फिर आपका खुद का भी एक पैशन था कि नहीं मुझे इसमें करना है? एक्चुअली ट्रुथ मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं इस जीवन में आकर हमारे माँ बाप की वजह से हमें तो पता नहीं कि ये मैजिक कैसे होता है, कैसे हम कहाँ जन्म लेते हैं। मैंने सुना है कि एक म्यूजिशियन जो होता है वो बहुत मतलब दुआओं से या सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलता है तभी कोई म्यूजिशियन पैदा होता है। ऐसा हमने सुना है कि दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन म्यूजिशियन जब बनता है तो कोई आशीर्वाद होता है, या कोई कहते हैं सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है, तभी जाके आपको नेचुरल तरीके से मिलता है। जैसे मेरे को आज तक याद है, मैं आशा भोसले जी के लिए एक गाना उनका रिकॉर्ड कर रहा था, इतने बड़े दिग्गज कलाकार का, स्टूडियो के अंदर। मेरा संगीत था, गुलजार साहब ने लिखा था। तो जब उन्होंने मुझे बोला अच्छा मुझे सुर पकड़ के बाजे पे आप सिखाओ, तो जब मैंने उनको कहा कि मैं बाजा बजा नहीं सकता, तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए। तो उन्होंने गाना कैसे बनाया तुमने? तो बोला मैंने हारमोनियम पे नहीं बनाया, मैंने अपने दिल से बनाया। वाह। लेकिन उन्होंने ना मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप
एक बहुत टैलेंटेड नोन म्यूजिशियन हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दिल से गाने बनाते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया मुझे, लेकिन मैं अपने बच्चों में नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि उन लोग डेफिनेटली दे शुड नो द क्राफ्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, अरेंजिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रू। अच्छा तो आपके होगा। बच्चे ऑलमोस्ट सब चीजें प्ले करते जी, हैं और अच्छे से कोशिश, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कोशिश जारी है। सर आपके बच्चे भी एक लेजेंड है। आपके जो पिताजी थे सरदार मलिक जी सर, वो भी एक लेजेंड इंसान। तो आपने आपके पापा से सबसे मेन चीज़ क्या सीखी? देखिए, मेरे पापा बहुत इनोसेंट थे। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स थे एंड बहुत टैलेंटेड और बहुत लेजेंडरी इंसान। उनका जो ज्ञान था बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग था। बस उनसे एक चीज़ जो मैंने ग्रैब की कि इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। तो वो एक चीज़ उनकी लेगेसी में हमको प्राप्त हुई। इनहेरिटेंस में लोगों को दौलत, बंगले, गाड़ी ये सब मिलती है। हमको हमारे पिता से उनकी दुआएं और उनका सादापन जो था वो हमें मिला विरासत में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब योर इम्पोर्टेंस शुड बी कि आप एक अच्छे इंसान बनो। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। 100%। बाकी सब चीज़ें लाइफ में जो है वो चलती रहेगी, चाहे पैसा हो, फेम हो, नाम हो। ऐसे धप पल में तो आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उस पल के बाद इंसान के पास चाहे दुनिया की सारी दौलत हो, वो तो ऐसे ही खालियात आया था, ऐसे खालियात चला जाएगा। जाएगा तो कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में या 6 वर्षों में ये इंसान सबको ज्ञान मिल ही गया होगा सबको। और कीप योर लाइफ सिंपल एंड बीइंग गुड एंड बीइंग, आई एम नॉट सेइंग बीइंग फुलिश। बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम, अपना बिजनेस, अपना प्रॉफिट सब संभालना है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक सही इंसान होना और एक अच्छा इंसान होने में आपको ही बेनिफिट है और आपकी ही ज़िंदगी सरल होगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये जब आपका करियर स्टार्ट हुआ है, तो करियर स्टार्ट से ही एकदम व्यवस्थित था या आपके करियर में कुछ चैलेंजेस आए स्टार्ट करने में? सी, आई स्टार्टेड एज एन एक्टर और वो डायलॉग मेरे को एक पिक्चर में बहुत अच्छा लगा था, नहीं लोगों को आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है हीरोपंती। तो मुझे बड़ा फनी लगा, बिकॉज क्या है, इस उम्र में भी आज मुझे ऐसा लगता है मैं हीरो हूँ। ग्रेट। वह आज सुबह उठ के मैं अपने आप को मेकअप कर रहा हूँ। आज मैंने अपना फोटोग्राफ डाला इंस्टाग्राम पे, गो गो गो, मज़ा आ रहा है। तो यंगस्टर्स से कनेक्ट हो रहा हूँ। बच्चों की वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड और मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। तो एक्टर का जो था ना कीड़ा, जिसको सही माने मतलब, तो वो कभी गया नहीं, लेकिन उसको चैनलाइज मैंने डिफरेंट तरीके से किया। आज मैं लाइव शोज़ कर रहा हूँ, डब्बू मलिक लाइव, जैसे 21 फरवरी को मेरा शो है जिसके लिए आपको भी पासेस बुक करने हैं। तो हाँ, 5 भी चलेंगे। आपने मैंने 10 का बोला था, 5 पासेस भी बुक करेंगे, चलेगा। और आप आएंगे तो हमारा, तो डब्बू मलिक लाइव कर रहा हूँ। तो जब डब्बू मलिक लाइव करता हूँ मैं, तो मुझे अपने 35 साल पुराने की स्ट्रगल याद आ जाती है, जब मैं चाहता था कि मैं डब्बू मलिक लाइव करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। उसका क्या कारण था सर? मुझे ऐसा लगा कि मैं उस क्राफ्ट की तरफ मेहनत की नहीं, तो मैं एक्टिंग की तरफ चला गया। तो वहाँ एक्टिंग मैंने महाभारत में किया, बाजीगर में किया, तिरंगा में किया, वो तो सब जानते ही हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जब मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखता था, अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे मुझे लगा थोड़ा आर्टिफिशियल है, रियल। और दूसरों की एक्टिंग जब मैं देखता था, शाहरुख खान की और मेरे साथ इतने, तो लोग बहुत अच्छा नेचुरल तरीके से कर रहे थे एंड मुझे इतना कुछ इम्प्रेस नहीं किया अपने आप को देखकर। मतलब आप खुद से एकदम 100% सेटिस्फाइड नहीं थे? मुझे ऐसा लगा शायद ठीक है, मतलब ये, और उसको सीखने की मेरी क्षमता नहीं थी। मैं बहुत उस तरह का मेहनती इंसान था नहीं मैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं मेहनत बोलता हूँ लोगों को करने के लिए। तो मैं बोला छोड़ो यार, ये छोड़ते कुछ। लेकिन क्या था, कॉन्स्टेंटली बचपन से 12-15 साल की उम्र से ही गाने गाता था मैं, गाने गुनगुनाता था। वो गाने जो मैंने ओरिजिनल बनाए, तो लिखता था, मुखड़े सोचता था। तो ये अनकॉन्शियसली चलता रहा। फिर एक पॉइंट जिंदगी में आया कि जब मैं आखिरी बादान पे था टू बी एन एक्टर, कि चलो ये ट्राई कर लेते हैं। मैंने वंश का, आरके का वंश के अंदर प्ले किया टाइटल रोल, लाल दुपट्टा मलमल का किया, महाभारत, तिरंगा, बाजीगर, ऐसे बेटा होता है, ऐसा बहुत सारी पिक्चरें करने के दौरान, टेलीविज़न करने के दौरान, करते 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 एक दिन मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचा और वहाँ पर जब मैं वेट कर रहा था, तो जो मेरी किताब अभी आ रही है, नेवर टू लेट, जो आप हमेशा कहते हो, नेवर टू लेट। नेवर टू लेट, तो ये मैंने किताब अभी नई रिलीज़ कर रही है
मुझे लगता है ये भी 21 या 25 फरवरी को मार्केट में आ जाएगी। उसमें जो सारांश है किताब का ये है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त पे जहाँ पर भी हो उठकर चलना पड़ेगा और अपने फर्ज को निभाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी डे इज़ अ न्यू स्ट्रगल एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डेस्टिनी। तो वहाँ एक मोमेंट ऐसा आया ऑफिस में बैठे बैठे जहाँ मैंने 2-3 गाने बना दिए। ओके। और जब गाने बने तो मुझे ऐसा लगा यार ये अच्छे हैं गाने, बट तभी तक भी मुझे म्यूजिक डायरेक्शन का वो नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे फादर दिग्गज थे, मेरे ब्रदर ने बहुत बड़ा नाम किया था, तो मुझे ऐसे नहीं लगा था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊंगा। ऐसी कोशिश बाय डिफॉल्ट, बाय फितरत, बाय नेचर मेरे में संगीत उमड़ उमड़ के आ रहा था और मैं गाने बना रहा था, नेचुरल। तो जब मैं पहुंचा स्टूडियो, थोड़ा सा प्यार थोड़ा बाकी रिकॉर्ड हुआ, तब मैं अपना ही गाना सुनकर हैरान था कि ये कैसे कर लिया मैंने। उसके बाद 110, 15, 120 पिक्चरें करना और गाने रिकॉर्ड करना और सडनली इतनी सारी गानों की सक्सेस देखना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। और उसमें भी कहानी है कि वो गाने सक्सेसफुल होते थे, पिक्चर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती थी। ओके। क्योंकि माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं हुई मेरी, और यहाँ पर तो सक्सेस के साथ ही सब कुछ जुड़ता है 100%। तो मेरा एक पॉइंट आया जहाँ वो संगीत करते 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 मुझे खुद ये फील होने लगा कि शायद अब मेरा इस संगीत का पड़ाव भी खत्म हो गया। तो इट्स माय नेचर, और मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता। लोग क्या है, लगे रहते हैं वही चीज़ के अंदर, और मुझे लगता है कि ठीक है अब ये चलना नहीं है तो अब ये कर रहे हैं। अब जैसे ये सारी चीज़ खत्म हुई तो मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, लेकिन हताश या निराश कभी नहीं होता था मैंने। हाँ, वो कभी नहीं लगा, वो आपकी एनर्जी कभी भी ड्रेन लगी ही नहीं है, आपकी एनर्जी हमेशा। तो मुझे हमेशा जब मैं कभी किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मानने को तैयार ही नहीं, बोलते आपके चेहरे से तो कभी दिखाई नहीं, आपने तो कभी कोई दर्द देखा ही नहीं है। तो मैं बोला हाँ ठीक करो, मेरी स्ट्रगल भी मेरी नहीं है। ये मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। यस, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। वाह, एक्चुअली सूटेबल है। ये म्यूजिक पे मैं आऊँगा बाद में। सबसे पहले आपने इतने सारे रोल किए, उसमें स्पेशली महाभारत का रोल आपका बहुत ज़बरदस्त था। तो महाभारत का जो रोल था, वो रोल आपको उस रोल से क्या सीखने को मिला? देखिए उसमें एक श्लोक है जो मुझे लगता है कि जो संस्कृत समझते हैं वो समझ जाएंगे, कि जो मैं अभी उसको बहुत ज़्यादा इस शो में आपसे पहले भी मैंने ये कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयात यात पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथे सुखम। ये थोड़ा सा याद है, जिसका जो एलॉबरेशन ये था कि आप विद्या से आपको विनय मिलता है, और मतलब आप अगर एजुकेट होते हैं या मेहनत करते हैं तो आपको धर्म का पालन करने को मौका मिलता है, और फिर आप धन की प्राप्ति होती है, और आपको ये सारे रास्तों से गुजरने के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। इट्स अ जर्नी। तो महाभारत में मुझे यंग भीष्म के रोल में जब मैंने देवव्रत का रोल किया तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मुझे कृष्ण मलिक का नाम दिया, बिकॉज वो 90 साल के थे उस वक्त, ये 1986 की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने मेरे चेहरे को देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बोले उन्होंने ये कहा कि मेरा कृष्ण आ गया। उनकी ये थी मानता कि वो कृष्ण का रोल मुझे देना चाहते थे, लेकिन बहुत कारण थे उसमें, इतना आसान नहीं था कृष्ण का रोल करने के लिए। और फिर महाभारत में उनका फिर ये था उनके आखिरी समय में कि उन्होंने मुझे बोला कि पहले दिन की शूटिंग महाभारत की जब भी होगी वो तुम्हारे चेहरे से शुरू होगी, और उन्होंने वैसा ही किया। बी आर चोपड़ा अंकल डायरेक्ट कर रहे थे, चोपड़ा साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, सोचो। और पहला दिन महाभारत की शूटिंग, उसमें राज बब्बर है और क्राउड है और मेरा सीन था, तो वो दिन कभी भूलता नहीं है। और वहाँ से मुझे जो उनके भीष्म पितामह के डायलॉग्स जब मैं उसका उच्चारण करता तो हर एक डायलॉग में एक सीख थी। जैसे शत्रु को मृत्यु दंड देने से शत्रुता की मृत्यु नहीं होती महाराज, उसकी आयु तो हर मृत्यु के बाद बढ़ जाती है। यदि हम भारतवर्ष को एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं तो हमें शत्रुता से जूझने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा। तो इसमें भी इतनी बड़ी सीख थी। और आप बताइए, इतने दिग्गज राइटर्स, पंडित नरेंद्र शर्मा, राही मासूम रजा, चोपड़ा साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो ज्ञान। और फिर आखिर में मुझे जब पंडित जी ने कहा ना
कि बेटा तुम्हारी उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी जो स्ट्रगल है, तुम्हारी जो भीषण जो स्ट्रगल है अभी शुरू हुई है, कि तुम्हारे नसीब में अभी आते वाले समय के अंदर एक जंग जैसी होगी, बट तुम्हें हर चीज़ का यश की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सरस्वती माँ का आशीर्वाद होगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन होगा। तुम्हारे ऑरा में ये चीज़ है कि तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें इस आग के दरिया से गुजरना होगा बहुत लंबा। और वैसा ही हुआ, जैसा पंडित नरेंद्र शर्मा ने मुझे कहा था वैसे ही मेरी ज़िंदगी में हुआ। एक तरफ मतलब बस आप समझ लो भीषण प्रतिज्ञा जैसी कहानी थी मेरी। लेकिन इतनी स्ट्रांग फैमिली, इतना बैकग्राउंड, आपके ब्रदर ये इंडस्ट्री से, फिर आपको इतना क्यों फेस करना पड़ा? हाँ, वो लोग मानते नहीं। एक्चुअली दो दुनिया हो गई थी। एक बार हमारे ब्रदर सक्सेसफुल हो गए तो आई थिंक देयर वाज अ ब्रेकआउट, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में चले गए थे जहाँ पर आसमानों को वो छूने लगे। तो शायद मैं, मेरी मम्मी डैडी और हमारी जो फैमिली थी वो थोड़ी पीछे रह गई। हम साथ में ग्रो नहीं हुए, या हम उस सक्सेस का हिस्सा नहीं बन पाए। करेक्ट है। कभी कभी होता है ऐसा फैमिलीज में कि सारे लोग, एक आदमी सक्सेसफुल होता है। जैसे हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं तो एक भाई दूसरे भाई को हेल्प कर रहा है। तो आपका जो आपके केस में मतलब तो आपके हमारे जो बड़े केस में ब्रदर्स थे, ऐसा हुआ नहीं। हमारे केस में ऐसा हुआ नहीं, और उसकी कोई रिग्रेट नहीं है। जिंदगी में अपना अपना सबका भाग्य होता है। तो वो जो जुदाई थी वो बहुत बहुत डिस्पैरिटी बहुत बड़ी थी। तो एक तरफ मेरा पिता का जो घर था जिसमें हम रह रहे थे उसमें लिमिटेशंस थी, दूसरी तरफ एक भाई की सुपर सक्सेस थी, और वो इतनी बड़ी सक्सेस हो गई कि वो इतने अलग हो गए, इतने दूर चले गए कि कभी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो लोगों की परसेप्शन के हिसाब से हम अन्नू मलिक के भाई थे या अन्नू मलिक की फैमिली थे, राइट। लेकिन इंडिविजुअली हम लोग ऐसा कुछ नहीं थे। राइट, मतलब आपको जो एक अनु मलिक जी का जो एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए कि ये सपोर्ट और मेरे ब्रदर को ऊपर लाओ, वैसा कुछ फील था वहाँ पर? रिश्ता ही नहीं रहा ना वैसा कि हम कुछ करें किसी के लिए। वो तो दूरियां इतनी बढ़ गई कि कभी वो उस तरह का वो रहा नहीं कि हम कुछ कर पाए। तो हालांकि प्रेम स्नेह बातों में था, लेकिन हमें पता था कि घर घर की कहानी है। राइट, ट्रू ट्रू। हाँ, ऐसा। बट वो जो नाम उन्होंने हमारी फैमिली को दिया है, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। लेकिन कभी कभी पर्सनल ये सवाल उठता है लोगों के, भाई आप तो अनु मलिक के भाई थे, राइट, आप तो उनके बेटे थे, तो आपको क्या तकलीफ है लाइफ में, आपको तो सब निकला। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हर इंसान की अपना एक स्ट्रगल होती है। आज एक ही फैमिली में अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार रहे हैं, तो आज तक किसी ने अनूप कुमार जी की ज़िंदगी में क्या हुआ किसी ने पूछा नहीं। मेरा जनरली आपको ये पूछने का रीज़न ये रहता है कि बाहर से जब देखते हैं दुनिया, इवन मैं भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार जैसे अनु मलिक जी का सपोर्ट है, दूसरे लोग साथ में, तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम रहेगी? बहुत स्मूथ है और बात आराम से आप लोग आगे जा रहे हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं, नॉट फॉर कंट्रोवर्सी। थोड़े समय पहले तक मुझे ये रहता था, दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग रहती थी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन समय चलने के साथ और सक्सेस हमारे बच्चों की देखने के बाद मुझे इस चीज़ का महसूस हो कि सब वक्त का खेल है और कोई भी किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। राइट। तो मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज करूं कि मेरे ब्रदर ने मेरे लिए किया नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत होगा। बिकॉज उन्होंने अपनी जर्नी देखी, उन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी फैमिली के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। करेक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वो अपनी तरह सुपरस्टार बना दे। राइट। हर इंसान मेरे हिसाब से सलमान खान तो हो नहीं सकता, क्योंकि सलमान भाई वो किस्म के इंसान है कि वो अपने ऊपर ले लेंगे बुराई, लेकिन अगर चाहेंगे तो लोगों को बनाएंगे, वो मौका तो देंगे। बाकी सबकी अपनी अपनी किस्मत है। वो पहला मौका देने के जो ताकत है उनमें है, और वो चाहते हैं कि लोग कुछ करें, लेकिन वो डेफिनेटली मौका देने के बाद फिर चाहते हैं कि आप मेहनत करो और अपना रास्ता बनाओ। राइट, मतलब एक चांस दे सकते हैं, बट देन यू हैव टू प्रूव। हाँ, लेकिन वो उतना सपोर्ट दे देंगे कि हाँ हूँ मैं, मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, पूरी खान फैमिली का सपोर्ट था कि हम हैं, आप करिए काम। तो जो शायद मेरी फैमिली ना कर सकी वो उन लोगों ने मेरे लिए किया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उन लोगों का अच्छा सपोर्ट है आपको सर? यस, 100%। आज भी मतलब मैं उनके घर का एक हिस्सा हूँ, और मुझे कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे नहीं। ये नहीं है कि कोई हाथ बिन स्पून फीडिंग करेगा। वेरी ट्रू। मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन इतना भी सपोर्ट मिल जाना उनके वजह से ही है जो कुछ थोड़ा। दूसरा मैं नाम लूँगा भूषण कुमार जी का, टी सीरीज के जो मालिक हैं, उनका भी हमारे साथ स्नेह प्रेम रहा है अपने तरफ से। वो भी अच्छे काम के पुजारी हैं। राइट। अच्छा काम करोगे तो आपको टी सीरीज और भूषण जी सपोर्ट करेंगे उनको काम के प्रति। लेकिन वो इतना तो है ना कि अच्छा आपसे सुन लेते, आपसे कुछ काम कर लेते।
तो ये दो लोगों का बड़ा योगदान है। और सोहेल खान जो सलमान भाई के जो ब्रदर हैं, उनका बहुत बड़ा बैकिंग रहा है, सपोर्ट रहा है। एक बड़े भाई का जो फर्ज है वो सोहेल खान ने निभाया है। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने वो फर्ज निभाया जो एक बड़ा भाई निभाता है, कि कभी आपको मैं हारने नहीं दूंगा, मैं कभी आपको गिरने नहीं दूंगा, लेकिन मेहनत और बिल्डिंग जो है वो आपको ही खुद खड़ी करनी है। मतलब बट एक मोरल सपोर्ट जो हमको चाहिए, वो बहुत मोरल बड़ा, सपोर्ट बहुत फर्क। बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अभी बहुत। आपके बच्चे ही है, समझो वो मेहनत तो कर रही है, बट आपका मोरल सपोर्ट रहता है तो उनको डबल एनर्जी मिलती है। हाँ, तो मेरा बड़ा बेटा मुझे बोलता है ना, डैड आपका होना काफी है, आप आ Very जाओ good. स्टूडियो में, काफी है, मुझे बाहर भी बैठे हो तो भी चलेगा। अरमान मलिक की ऐसी क्या स्पेशलिटी जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको इंस्पायर करती है? अरमान बहुत सिंसियर, हार्ड वर्किंग और बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत भोला भाला इंसान है। और उसमें एक जो शक्ति है उसकी, वो ये है कि वो अपने संकल्प में, अपने काम में और कार्य के अंदर पूरा डेडिकेटेड है। और बड़ा बेटा अमल भी, उसका भी, दोनों का अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो मैं देख के खुद डर जाता हूँ। मेरे से नहीं हो सकता इतना डेडिकेशन, 12-15 घंटे भी अगर कोई चीज़ में लगे तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, वो उन लोग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एक ही गाने में लगा देते हैं और बहुत सिंसियर तरीके से काम करते हैं। म्यूज़िक उनकी ज़िंदगी का लाइफलाइन है और ब्लड है। आपको जेन्यून एक बोल्ड सवाल पूछूंगा कि जनरली जब इतनी शॉर्ट टाइम में कोई आदमी बहुत फेम कमा लेता है, जैसे आपके बच्चे अरमान और अमल का फेम है, तो ये फेम आने के बाद उनको वो एक अंदर से रहता है कि बस अब मैं बड़ा आदमी हो गया, वो तो हम बोलते हैं ना, एक सामने वाले को छोटे लेवल में गिनते हैं, वैसा कुछ उनको है? उनको एक ही लाइन सिखाई थी मैंने बताया था कि पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन से ज़्यादा काम तो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। लेकिन अंत में उस आदमी को भी स्ट्रगल देखनी पड़ी। उसने इतनी ऊंचाइयां देखने के बाद दुनिया में बाद में आखिरी 10 सालों में कोई उनका था नहीं, ना अपने ना पराए। तो मतलब उससे बड़ा काम तो हम कर नहीं सकते, सारा 10 जन्म भी लगा लेंगे तो बोला कुछ नहीं है। डेडिकेट योर लाइफ एंड डेडिकेट द क्राफ्ट टू योर दादा एंड टू गॉड, एंड बाकी तो जो जिंदगी की उतार चढ़ाव है वो तो फेस करने ही पड़ेंगे। 2-3 लाइन में आपने अच्छे से समझा दिया कि भाई जमीन है और पैर यहाँ रखनी है अपने को। वो समझ गया उस चीज़ को, मैंने सबके बारे में बताया। और वो ऐसे, जब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है तो कैरियर का नाम और निशान का क्या मतलब, आज है कल नहीं है। बोला जब तक इंसान किसी को देखता है तो पर्दे पे मंजर बदल जाता है, जैसे राजेश खन्ना कहता है। राइट। बट जेन्युइनली बहुत खूबसूरत वॉइस है उनकी। क्या आवाज़ है यार आपके बच्चे, सीरियसली। अरमान की आवाज़ सुनेंगे ऐसा आदमी खो जाता है उसमें। उसको आशीर्वाद है मेरे पिता का और ईश्वर का आशीर्वाद है। और मेरे पापा बोलते थे कि इसके अंदर जो मिठास है गले के अंदर, वो लता जी जैसी है। यानी कि लता जी की जो नेचुरल मिठास थी आवाज़ में। तो मेरा डैडी, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक बच्चे को क्या चाहिए क्या हो सकता है? हाँ, तो 12 साल का था तब। उसने बोला नेचुरल इसके अंदर एक मिठास है और दुनिया में ये अपना नाम लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप इतने साल से हो, तो आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो? तो अभी जैसे मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो जैसे अभी मेरा अगला शो है 21 फरवरी को, डेडिकेटेड टू डब्बू मलिक लाइव, डेडिकेटेड टू आर.डी. बर्मन एंड किशोर दा। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए संगीत ना वहाँ पर ख़त्म हो गया। हाँ, मैं वो एक समय पे बंध गया पंचम दा का संगीत सुन के, आनंद बख्शी जी का लिरिक्स और किशोर दा की आवाज़, और छवि जो थी वो राजेश खन्ना की मेरे मन में। तो मुझे लगता है ये जो पूरा चौकड़ी थी ना, आनंद बख्शी, आर.डी. बर्मन, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने आप को दूसरे म्यूजिक से जोड़ नहीं पाया, मैं फंस गया यहाँ पे। और आज भी मेरे दिल के करीब सिर्फ यही 4 लोगों का म्यूजिक है, यही मेरी इंस्पिरेशन है, और यही जो अदायगिरी है, ये या अदाकारी है या जो भी है, यही मेरे हार्ट के एकदम क्लोज है। तो ऐसा जो आपको लगता है फंस नहीं गए, उल्टा आप एकदम राइट ट्रैक पे हो कि जो लोग एक्चुअल में लेजेंड थे, जिनके आवाज़ में एक्चुअल में वो पावर है, तो आप उनके इर्द गिर्द आप वहाँ पे खो गए हो एक्चुअली। तो वो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। हाँ, मतलब मैं अपने बच्चों का म्यूजिक सुनता हूँ तो वो फ्रेश है, नया है, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर, सिंगर, सबकी आवाज़ सुनता हूँ। लेकिन जब भी मैं बैठता हूँ तो मेरे दिल में सिर्फ वो ही सुर बजते हैं, मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी,
टूटा खाली जाम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। सर आपकी आवाज़ में एक नशा है, एक ज़बरदस्त, मतलब वो छू जाती है, टच हो जाती है। तो बॉलीवुड के ऐसे और कोई फेवरेट सॉन्ग हमको थोड़ा वो सुन के एक सुकून मिल रहे हैं? जैसे बहुत सारे हैं मेरे फेवरेट गाने, जैसे दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। पंचम दा, आर डी बर्मन, राजेश खन्ना। इनके सबके तो यही है। अभी आपके जो बेटे, उनमें आप जो उनके सॉन्ग सुनते हो, उसमें आपका पसंदीदा सबसे सॉन्ग या पसंदीदा लाइन कौन सी है जो आपको टच करती है? हाँ, यही है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, हो फिर बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तीसरा है कि सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो। फिर चौथा उनका कंपोजिशन है, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, नो डाउट। आपका जो स्ट्रगल पीरियड था सर, स्ट्रगल पीरियड में आपको सबसे अच्छा सपोर्ट किसका मिला? एक्चुअली ना, स्ट्रगल को तो मैं स्ट्रगल मानता ही नहीं। अच्छा, प्रोसेस ऑफ लाइफ, सीखने का समय था, और उस स्ट्रगल के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सीखने को मिला, रिश्तों के बारे में, अपनों के बारे में, काम के प्रति, लोगों के प्रति। तो मुझे लगता है एक एजुकेशन प्रोसेस था वो। राइट। बट जैसे आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनका सपोर्ट? मेरी वाइफ तो ऑफ कोर्स शी इज द बैकबोन। हमारी पूरी फैमिली को अगर किसी ने संभाल के रखा है तो ज्योति हमारी वाइफ है, उसने किया है। वो टाइम निकल गया, बट वो सब चीज़ें याद रहती है कि जिसने हमारा साथ निभाया उस टाइम। ऑफ कोर्स। अपकमिंग जो अभी म्यूजिक कंपोजर्स और डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए आप अगर कुछ सजेशंस देना है तो जैसे क्या दोगे कि भाई किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? वो ये है कि यहाँ पर जब आप आओ तो पूरी तैयारी के साथ आओ। ओके। मौका आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन वो मौका मिले और वो क्लैप ऐसे चले, तो जब एक्शन बोला जाए तो अपने काम के अंदर आपको नंबर 1 होना पड़ेगा। सही। दूसरा आदमी बोले कि भैया इस काम के लिए भी इसी को लेना है, वही चीज़ है। राइट। सो अपार्ट फ्रॉम ये पूरी आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ का एक सबसे इमोशनल मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं सकते? फिल्म फेयर अवार्ड नाइट। तो फिल्म फेयर अवार्ड नाइट, जिस नाइट पे अमल मलिक को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर सूरज शुबा मिला और बेस्ट सिंगर अरमान मलिक को मिला फॉर मैं हूँ हीरो तेरा, एक ही रात में, एक ही समय में, एक ही फैमिली के दोनों बच्चों को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना, ये मिरेकल है, और ये ऐसा कभी होता नहीं हो, ना ऐसा कभी इतिहास में हुआ है। एंड यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड यंगेस्ट सिंगर को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ा ये था कि मेरे को इससे पहले ना एज अ गेस्ट ऑल्सो कभी फिल्म फेयर में इनवाइट नहीं किया गया, और मैं कभी पहुंच नहीं पाया। शायद कहीं मुझे टेक्निकली किसी ने बताया था कि शायद किसी म्यूजिक कंपोजर एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ता है फॉर इन्विटेशन ऑल्सो, तो शायद मैंने वहाँ पे भी रजिस्टर नहीं किया होगा, और लोग मानेंगे नहीं कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं रजिस्टर करूँ अपने आप को। मैंने ऐसा भी समय देखा है, तो शायद वो गलती होगी मेरी, ऐसा टेक्निकली मुझे कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मुझे कभी फिल्म फेयर अवार्ड में, कभी किसी शो में किसी ने मुझे कभी बुलाया नहीं था।
और ये बच्चों की वजह से नॉमिनेशन हुआ। जब नॉमिनेशन का डब्बा आया था फिल्म फेयर का, 2 दिन तो वो डब्बे को देखता रहा और उन कार्ड्स को देखता रहा। एक में अमल मलिक का नाम है, एक अरमान मलिक का नाम है कि इन लोग नॉमिनेट हुए हैं। पहले तो 3 दिन में सोया नहीं कि ऐसा कभी हुआ है। फिर जब वहाँ शो में गया तो मैं 15 सीट पीछे बैठा था, मैं एक सेलिब्रिटीज के साथ बैठा नहीं था। और जब अरमान का नाम अनाउंस हुआ बड़ा इमोशनली, तो मुझे ऐसा लगा मुझे मिला है, और मैं चला गया प्लेटफॉर्म पे ओह और सब हैरान थे। और मैं सीधा, उससे पहले कि अरमान ऊपर जाता, और अरमान मुझे बोला डैडी रुको, डैडी रुको। ये मोमेंट बड़ा इमोशनल था। तो मैंने बोला क्यों क्यों रुको, तुम लोग का नाम लिया ना। बोले रुको हम लोग जा रहे हैं। तो अमल ने तो ले लिया। जब अरमान जाने लगा तो मैं खुद चलने लगा, जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है ना इंसान इमोशनली, कि एज इफ के 25 साल रुकने के बाद पहली बार मेरा नाम लिया गया या मेरे बेटे का नाम लिया गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर उसने हाथ पकड़ा तो बोला डैडी अच्छा ठीक है हम चलते हैं साथ में, आप मेरे साथ चलो। उसने हाथ पकड़ के मुझे स्टेज तक लेके गया, क्योंकि वो भी हैरान हो गया कि पापा सडनली क्यों उठ के चले जा रहे हैं, नाम तो मेरा लिया है। फिर उन्होंने सीढ़ी के पास मुझे रोका वहाँ पे, और फिर आई थिंक शाहरुख खान साहब थे या कोई था, बोले मुबारक हो डब्बू मलिक। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सीट छूट के यहाँ पे आ गया, जैसे स्लीप वॉकिंग। तो मैं को थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगा कि मतलब अरे बाप रे ये क्या हुआ। और उसके बाद वो दोनों फिल्म फेयर के अवार्ड लेकर सीने से लगा कि मैं पूरी रात रज़ाई में, अरे कंबल में ऐसा सोता रहा। उन लोग किसी ने हाथ नहीं लगाया मुझे कि भाई पापा को 25 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है। आंखों में आंसू आए रहेंगे सर। हाँ बहुत, मैं तो उस रात बहुत इमोशनल था। लेकिन मैं एक सपनों की दुनिया में चला गया था। मुझे बहुत बड़ी ग्रैंड, और किसको मिलता है एक जीवन में, एक इसी जन्म के अंदर, इसी जिंदगी के स्ट्रगल के अंदर, और एक ही अवार्ड में 2 अवार्ड एक हाँ, साथ में। ऐसा तो आप कितने भी बड़े दिग्गज कलाकार हो, आप अपने बेटे को नहीं बना सकते। कितना भी आपकी दुनिया में पैसा हो, हाँ मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए आप लगा दो तो भी आप अपने बच्चों को बना नहीं सकते। ये दुनिया है, ये रीत है, यहाँ पब्लिक है, सब जानती है। ट्रू। ये किसी को चाहे तो रंग से राजा बना देते और राजा से रंग बना देती है। आप थोड़ी देर तक लोगों को चीट कर सकते हैं, थोड़ी देर तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक जब आती है और देने पे आती है तो आपको चपड़म फाड़ के देती है। और ये जीवन में मुझे गर्व है इस चीज़ का तो मुझे गर्व होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। आप ही के शो में बोल रहा हूँ मैं कि हो गया ना, मेरे बच्चों को मिला। जो मेरी 30 साल की स्ट्रगल थी और जिस दर्द को मैंने सहन किया, ईश्वर ने दिया मुझे, और वो मौका दिया, उस गर्व के साथ दिया कि शायद ही किसी बाप को इस पूरी इंडस्ट्री में ऐसा मौका मिला होगा जो डब्बू मलिक को मिला। वो शान, वो शौकत, वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी, वो आशीर्वाद जो मुझे मिला है, इसकी तो खुशी मुझे बहुत है। और ये आनंद में, और मैं इस प्रोग्राम के द्वारा ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है इस चीज़ का, कैसा हुआ और हो गया। मैं कोई ड्रीम वर्ल्ड में नहीं हुआ, ये चीज़ हो गई, इस जन्म में हो गई। आगे जो होगा वो तो सब स्ट्रगल है, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, लेकिन भाई साहब ये खेल तो खेल लिया आपने। बट एक मीठा सच ये भी है कि शायद अगर आपको भले ये अवार्ड मिलता ना, उतनी खुशी नहीं होती जितनी शायद इनको मिलने से हुई है। 100%। क्योंकि वो शायद अपनी खुशी हम सेलिब्रेट करते थे तो एक ऐसा लगता था कि भाई खुद ही कर रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो इसके पीछे मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी पत्नी का हार्डवर्क है, मेरा धैर्य है, और ये पूरी कायनात मिलकर वो पल हमें दिखाया है। 122 123 अवार्ड 6 महीने के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अवार्ड हम सबको हर एक गाने के लिए मिलते चले गए। और आज भी लोगों का जो स्नेह है, लोगों का जो प्यार है, कितनी पॉलिटिक्स भी कर लो, कितना भी मैनिपुलेशन कर लो, ठीक है, जब ईश्वर का वरदान होगा। मैंने ऐसी भी एक अवार्ड नाइट देखी है जिस अवार्ड नाइट में जाने से पहले बोला गया कि ये अरमान को अवार्ड नहीं देना है, हाँ ये कैंसिल करो, मतलब हम लोगों को नहीं करना है। मैनिपुलेट करने की बात बिहाइंड स्टेज हो रही है, और ईश्वर की ताकत देखो, वहाँ पर जो मेन स्पॉन्सर है वो बोलता है नहीं, हमने जो डिसाइड किया है कि खाली अरमान को अवार्ड दिया जाएगा तो ही हम स्पॉन्सरशिप देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। ओहो वाओ, आप क्या रोक रहे हो, क्या बदल रहे हो लास्ट मोमेंट? ऐसा नहीं होगा। हम तो आए हैं बिकॉज अरमान है। तो ये ईश्वर का वरदान होता है कि आप लोग चाहेंगे भी आपके साथ गलत, तो भी ऐसा पासा पड़ेगा कि आपको अवार्ड देना पड़ेगा लोगों को। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ हो गई है, होने वाली है नहीं, जो हो गई है उसकी मुझे बहुत खुशी है। और आने वाली ज़िंदगी के अंदर मेहनत करो, अच्छा काम करो,
जो पब्लिक है वो आपको रिस्पेक्ट करेगी, आपके डिग्निटी को देखेगी। और फिर जैसा मैं कहता हूँ कि जब आपका कार्य ख़त्म होता है, पर्दे पे मंजर बदल जाता है, फिर अगली पीढ़ी आती है। ट्रू, बट ऐसी से पॉलिटिक्स जो आपने बोला, ऐसी से पॉलिटिक्स होती है इंडस्ट्री में? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म बहुत है, ताकत बहुत है, पावर बहुत है। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ताकत भूषण कुमार के अंदर है और एज अ कंपनी जो टी सीरीज़ है, वो दिखता है ना कि उनमें ताकत है। वो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से खेल सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े फ़ैन हैं अच्छे संगीत के, लेकिन वो चाहें तो किसी का भी शेयर मार्केट में शेयर बढ़ा सकते हैं, किसी को चाहें गिरा सकते हैं। इतनी ताकत है उनके पास, उनका इतना स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी कंपनी है। मतलब बस वो अपने पावर का यूज कैसे करे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, वो उतना पावर तो है उनके पास। और उसी तरह स्टार्स के पास है। जो स्टार है वो अगर किसी के साथ काम करना चाहेंगे तो आपको स्टार बना देंगे। वो बोलेंगे नहीं, आज के बाद हमको इनसे साथ काम नहीं करना है, तो आपको निकाल देंगे। तो उनकी ताकत तो है ही, तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि उस ताकत का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उन तक पहुंचते हैं। वो आपकी किस्मत भी है और आपका काम भी है, लेकिन ताकत के सामने आपको सर झुकाना पड़ेगा, ये तो है ही। या तो फिर अपनी गली ढूंढनी पड़ेगी, जैसे हमारे बेटे अरमान मलिक ने अपनी गली ढूंढी। हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाया, इंडिपेंडेंट गाने गा रहे हैं, आज उसको वहाँ पे सक्सेस मिल रही है। आज एड शेरिन के साथ वो सोलो कॉन्सर्ट कर रहा है। तो फिर रास्ते अपने अपने बनाने पड़ते हैं। ट्रू, लेकिन ताकत है, और जो पावरफुल लोग हैं वो जो चाहें कर सकते हैं आपके साथ। तो ये इंडस्ट्री के बारे में, बाहर से लोगों को ये इंडस्ट्री जितनी खूबसूरत, जितनी अच्छी, जितनी साफ़ सुथरी सब चीज़ें लगती हैं, चीज़ें उतनी क्लैरिटी के साथ रहती है यहाँ पर कि एक शो शाइनिंग वाला भी बहुत सारा फंडा है कि रियलिटी भी वैसी ही लाइफ है उनकी। मुझे लगता है कि बहुत लेवल तक हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ लीड करते हैं इंडस्ट्री के लोग, बहुत ज़्यादा। बिकॉज मेक बिलीव दुनिया है, ग्लैम की दुनिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रियल लाइफ में है वही दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। जो दिखा रहे हैं वो दिख रहा है, और जो छुपा रहे हैं वो उनके ऊपर बीत रहा है, जैसा भी है। और जैसे हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि महलों के अंदर क्या हो रहा है ये चार दीवारों के बीच में कोई नहीं जानता। महल की चकभक दिखती है, बाहर से लाइटें रोशनी सब दिखती है, लेकिन चार दीवारों के बीच में कितना सुख है, कितना अंधेरा है, कितनी सूनापन है, ये कोई नहीं बता सकता। अंदर की कहानी कोई नहीं जान सकता, सबकी कहानी अलग है। हाँ हाँ, और घर घर की कहानी है सर। कितना भी पैसा हो, 101%, कितना भी नाम हो, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, बेसिक इमोशन इंसान के वही है। ट्रू। मेरा सिर्फ पूछने का रीज़न ये था कि ये दिखावा के ट्रैप में बहुत आ जाते हैं कि भैया हाँ इतने मज़े है ज़िंदगी में, इतना सब एंजॉय, बट इट इज़ ट्रू कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बहुत है, जो एक्चुअल चीज़ें वो अलग है। इमोशन, पेन, सब बहुत कुछ है यहाँ पर। बट इंडिविजुअली अकेलेपन के अंदर हर आर्टिस्ट अपने चार दीवारी में जब अकेला होता है, कोई भी हो, बड़ा सुपरस्टार हो या स्ट्रगलर हो, अकेले में पन में उसको अपनी सच्चाई पता होती है। जब सारी दुनिया छोड़ के आपको 5 बजे या 4 बजे चली जाती है, उसके बाद आपका समय आपके पास होता है रात को, तो उस समय में आप अकेले ही होते हो। और उस समय के अंदर आप ही अपने बारे में सोचता हूँ कि मेरा अच्छा कौन है, मेरा लिए बुरा कौन है, मैं क्या हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और किसी भी लेवल पे आप चले जाओ, आपके पास अरबों खरबों रुपये हो जाए, लेकिन आर्ट फॉर्म ऐसी चीज़ है कि अगले दिन सुबह उठ के आप फिर शून्य हो जाते हो। फिर आपकी स्ट्रगल वहीं से शुरू होती है जो आपसे 20 साल पहले की थी। या तो आप अपने सक्सेस के अंदर खो जाओ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया में 2 थ्योरीज हैं। हाँ, एक थ्योरी थी राजेश खन्ना की, दूसरी थ्योरी थी अमिताभ बच्चन की। दोनों को उतनी ही ऊंची सक्सेस मिली, दोनों को उतनी ही बड़ी फेलियर मिली, लेकिन दोनों में अंतर देखिए, एक आदमी ने किस तरह से हैंडल किया और उसका भाग्य उसे कहाँ ले गया, दूसरे आदमी ने कैसे हैंडल किया और वो उसे कैसे हैंडल। तो अब अप्रोच आपकी है लाइफ के अंदर, सक्सेस और फेलियर तो होगा ही। राइट, मतलब दोनों की लाइफ में एक्चुअली बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, टैकल करने के तरीके से, और मे भी फिर तकदीर बोलो, टैकल बोलो, जो भी बोलो, जो है। बट मैं समझता हूँ कि कहीं एक ठहराव जो बच्चन साहब में है और उनकी जो पर्सनालिटी है, उससे सीखने को ही मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या मतलब कि उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त, उनके अधूरेपन, उनके अकेलेपन, उनकी स्ट्रगल को तो कोई, आज से जब वो 25-30 साल के थे तो वो जानते हैं ना अपना समय। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस देखी, उसके बाद इतना फेलियर देखा, उसके बाद सक्सेस देखी। लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर आप देखो उनकी पर्सनालिटी से, तो एक मैं समझता हूँ एक गीता है या एक टेक्स्ट बुक है कि जिससे आप सीख सकते हैं। उनके आँखों के समंदर में आप डूब सकते हैं, देख सकते हैं, और वो उनके अंदर वो एक पिता होने की, मतलब भीष्म पिता होने की शक्ति है
एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। उनके सिर्फ अस्तित्व से, उनके सिर्फ होने से इंसान सीख सकता है कि अच्छा ऐसे भी आदमी बिहेव कर सकता है, ऐसे भी सीख सकता है। 101% सर। इतने लोगों को देखते हो, अमिताभ बच्चन साहब की अगर फोटो या टीवी पे भी देखेंगे ना, तो अंदर से एक रेस्पेक्ट वाला फील आ जाता है, एक अलग एनर्जी, एक अलग ही लेवल है उनका, ऐसा मतलब वो लेजेंडरी वाला जो एक्चुअल फील होता है ना। मैं फैन हूँ राजेश खन्ना का। ठीक है, बच्चन साहब के तो सभी दुनिया में फैन है, दिलीप साहब के भी फैन है, लेकिन जो मेरा जो डीएनए है वो राजेश खन्ना का है। लेकिन जब भी मैं पर्सनल चीज़ों से देखता हूँ कि किस तरह से इस इंसान ने जीवन को गुजारा और किस तरह से अपने वो एक स्तंभ बना के रखा, और एक अंदरूनी शक्ति का जो वो सीखने को जो उनको देख के मिलता है ना, कभी कभी मन करता है कि यार इंसान को होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। राजेश खन्ना जी के आप फैन है, तो क्या सबसे इंस्पायर करती है उनकी चीज़? उनकी ट्विंकलिंग आइज। अभी हाल ही में किसी बहुत बड़े कलाकार ने बोला कि राजेश खन्ना नॉन एक्टर थे और हमारी इंडस्ट्री में बुरा काम उनकी वजह से आया, करेक्ट, इंडस्ट्री में। तो मैंने सोचा, मेरे को बड़ा दुख हुआ ये सोच के। मैंने बोला कि कि सारे बड़े बड़े दिग्गज थिएटर के एक्टर्स हैं और बड़े कमाल के जो एक्टर्स हैं, वो सारी जिंदगी भी लगा ले तो 500 लोग थिएटर में नहीं आएंगे देखने के लिए। लेकिन राजेश खन्ना खाली ऐसे करेगा, बोलेगा आई हेट टीयर्स, इतना सा बोल दिया तो 10 करोड़ लोग थिएटर में आ जाएंगे। तो फर्क तो है। मैं समझता हूँ कि आर्ट फॉर्म में और एक कमर्शियल में बहुत डिफरेंस है, लेकिन राजेश खन्ना को कोई बीट नहीं करता है। आई हेट टीयर्स। वो टच कर देते हैं क्या आप? ग्रेट आर्टिस्ट, देयर इज नो डाउट। सर आपकी लाइफ में म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी आप बहुत सालों से हो, जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो आपको लोग किस चीज के लिए याद करें? मुझे लगता है कि मैं शायद उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया सर। नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो आपको लगता है वो अलग चीज है, और एज आप जो प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो ना, आप फेम के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो। आप फेम का प्रोस्पेक्टिव अगर छोड़ दो, तो अगर आप टेक्निकली चीज़ें देखो या बाकी चीज़ें देखो, तो आप उतने स्ट्रांग हो, और बहुत सारे लोग हैं जो उतने स्ट्रांग रहते हैं, शायद कहीं ना कहीं जो तकदीर वाला रहता है कीड़ा, वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते। तो वो कहीं पर है नहीं, वो लेजेंडरी वाला फील है ही है, वैसी आवाज़ भी है। बट लोग आपको किस चीज़ के लिए याद रखें कि डब्बू मलिक का नाम लिया जाए? जो मुझे अभी ऑब्जर्वेशन हुई है मेरे डब्बू मलिक लाइव कॉन्सर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ महसूस हुई है। बहुत सारे लोग मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर जब आप गाना गाते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं, या जब आप कुछ हमारे थिएटर शो के दौरान हमसे कुछ कहावत बोलते हैं या कुछ बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई अपना मित्र या कोई अपना कोई इंसान है जो अपने करीब आके अपने दिल को सहला रहा है और मुझे अपने कानों के करीब आके मुझे एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहा है। तो एक लेडी थी, उनका नाम मैं भूला नहीं, अंजलि जैसी थी उनका नाम आया। तो वो बोली थी कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान थी, मैंने फिर भी वो टिकट आपका लिया उस शो के अंदर। मैंने चलो मैं चली हूँ, बैक सीट में जाके बैठ गई, और जैसे वो शो चलता रहा और आपके मैं गाने सुनती रही और आपकी बातें सुनते रही, मुझे एक मोमेंट ऐसा लगा कि बस मेरा जीवन सफल हो गया। अच्छा हुआ इस शो में आई, इनका चेहरा देखा, इनके गाने से इनके बातें सुनी, तो मुझे जीने का एक मौका मिल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये चीज़ ऐसी लोगों को लगती है मेरी वजह से, तो ये मेरी बहुत बड़ी विक्ट्री है, चाहे छोटी सी हो। लेकिन अगर ऐसा लोगों को लगने लगा है कि मेरे साथ रहने से, मेरे गीत सुनने से, मेरी बातों से, तो ये इतनी सी यादगार बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी के जीवन के अंदर एक सुख का एक ड्रॉप ओशन में बन सकता हूँ। आई थिंक इससे बड़ी बात क्या है। आप लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, जब भी आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मुझे मैं थक ना जाऊँ, मैं गाते गाते कभी मेरा सुर ना लगे, या मैं कहीं ताल से बाहर ना चला जाऊँ, और कहीं ऐसा गाने का परफॉर्मेंस ना हो कि लोग परेशान हो जाए कि ये क्या गाया इन्होंने। तो जो वो क्योंकि चैलेंज है, इतने सारे कलाकार हैं स्टेज के अंदर, इतना अच्छा गाते हैं, तो इस स्टेज पे आकर के लाइव सिंगिंग करना। अभी स्टूडियो में क्या होता है, 1000 टेक्निकल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब 2-2.5 घंटे के लिए आप खड़े हैं और आप गाना गा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है, मतलब जब आप पब्लिक के सामने गाते हो तो आपके पास वैसा जैसे स्टूडियो वाला कि भैया इधर तो अच्छा नहीं हुआ तो रिहर्सल कर लूंगा, वैसा सब नहीं रहता है। तो वो एक फियर अंदर से कहीं ना कहीं बेस्ट देने का फियर। और बड़े से बड़ा सिंगर कितना भी बड़ा हो, जब वो स्टेज पे जाता है तो वो ज़ीरो हो ही जाता है। और डेफिनेटली मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है जिस तरह से दूसरे सिंगर्स करते हैं, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि मैं दिल को छू लेता हूँ। कहीं मेरा म्यूज़िक और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो हम जुड़ जाते हैं,
तो एक वो मेरा प्लस पॉइंट है विच आई एम रियली लविंग इट, और उसी को मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान को इंसान से स्नेह है, इंसान को इंसान से कुछ सीखना है, करेक्ट है, इंसान को इंसान से कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ प्रेम चाहिए, कुछ जीने का रीज़न चाहिए। शायद अगर मेरे द्वारा ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ तो आई थिंक ऊपर वाले का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ग्रेट, राइट राइट। सेल्फिशनेस और आदमी की पर्सनैलिटी जो होती है ना, उसके आवाज़ में, उसके गीतों में, उसकी शख्सियत में, उसकी प्रेजेंटेशन में सब पकड़ लेती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर आपका सोल प्योर है और आपकी अच्छाई आपकी बातों में रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो मैग्नेट की तरह लोगों को खींच लेती है, दिल को टच हो जाती है 101%। तो आप एक्टिंग इसमें नहीं कर सकते, आप ये प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। अगर है बात ना तो पब्लिक कनेक्ट हो गया। 101%। वो कहावत है कि जब आप दिल से गाते हो तो वो दिल तक पहुंचती है स्ट्रेट, और जब आप दिल से नहीं गाते हो तो यहाँ पर पहुंचने में बहुत मशक्कत होती है। पता चल जाता है, ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। जैसे हमारी एक बहुत अच्छी फैन है और बहुत स्नेह है उनको, उनका नाम वर्षा सोमाया करके उनका नाम है। वो पूरी दुनिया की कायनात, मंदिरों की घंटी सब बजाती है सिर्फ इसलिए कि डब्बू जी को नजर ना लगे, और मेरे लिए 4:30 बजे 5 बजे किसी को भी करा के पूजा कराती है सिद्धिविनायक में, मुझे सिद्धिविनायक बुलाती है, मेरे लिए दुआएं करती है, सब कुछ। अब ये प्रेम और स्नेह पागल वाला जो प्रेम है ये कहाँ मिलने वाला है? बोलते हैं आप हो इसलिए तो जीवन चल रहा है। अब ये जब सुनने को मिलता है, मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर वो अपनी दुआएं के साथ पहुँच जाती है, तो ये आशीर्वाद है 101%। और ऐसे लोग हैं और इनकी ब्लेसिंग से तब आगे जा रहा है। तो जब आपके फैंस लोग, जैसे आपने कहा आपके ऐसे ऐसे फैंस हैं, तो आपके फैंस लोग आपके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कैसा फील होता है आप? यही चीज़ का जो खुशी है, जो प्राइड मुझे मिली है, वो मेरे बच्चों ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप करो डैड, आप हमारे हीरो हो, आप जाओ स्टेज पे गाओ, दिल में जो आता है हम आपके साथ हैं, जहाँ हो जैसे भी गाओगे। मुझे सिखाते हैं, मुझे 4 चीज़ें बताते हैं, ये आपको ऐसा करना है, कपड़े ऐसे पहनने, फोटो ऐसे खींचनी है, तो ये सब मतलब जनरली ऐसे होता है कि जो डैडी रहते हैं वो सिर्फ बच्चों को सिखाते, सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। अभी पे बैक टाइम हो गया ना, मैंने 10 साल सपोर्ट किया, अभी उनको अभी अगले 10 साल तक करना है सपोर्ट। आप अपने बच्चों को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो, आपके बच्चों को, तो आप कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करोगे? तो मेरे बच्चे जो है ना, वो एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं मेरे पिता को। ओके। और हम लोग की लाइफ लाइन है ये गाना, तो मैं इस गाने का लिरिक्स पढ़ना चाहूँगा और फिर गाना भी चाहूँगा। कि लिरिक्स ऐसा है कि किसी रोज़ बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप। हमको ऐसे नहीं सुनना है, गा के सुनना है सर। चलो। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। क्या बात है। कई बार ये होता है कि हम शब्दों में एक फीलिंग्स नहीं कह पाते हैं, बट गानों के थ्रू काफ़ी कुछ कह देते हैं। तो संगीत में, म्यूज़िक में इमोशन का ज़्यादा वैल्यू होता है, जो उन्हीं शब्दों के अंदर एक डेप्थ आ जाती है। मुझे किसी ने पूछा था कि शायर शायरी करता है, पढ़ता है, दिलों को छूता है, लेकिन संगीत के जो बहाव होते हैं, संगीत के जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो दिलों तक जाकर राज करना शुरू कर देता है, अंतरात्मा में पहुंचता है और दिमाग में वो धुन रह जाती है, और वहीं से शब्दों को एक नई जिंदगी मिलती है, शब्दों को एक नया जीवन मिलता है। तो शब्द और संगीत ये दोनों ही अपने अपनी जगह पे बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन एक मेमोरी में जो रह जाती है वो एक धुन रह जाती है। ट्रू ट्रू ट्रू। आपके बच्चे तो ये बहुत दिल से सुनेंगे। उनको भी कई बार ये होता है ना कि वो भी शायद आपको कह नहीं पाते, बट जो आप गा रहे हो ना, उनको सुन के उनको जो फील होता है ना, वो एक सुकून देता है सर जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपका फैमिली का म्यूज़िक का डिस्कशन हुआ है हमारा। दोस्त
दोस्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त की जो आपको हर वक्त सपोर्ट कर रहा हो, या हर वक्त आपका खराब टाइम हो या अच्छा टाइम हो आपके साथ में खड़ा हो, दोस्ती का एक्सपीरियंस? दोस्ती का मतलब मैंने सोहेल खान के बाद या सोहेल खान से पहले कभी समझा नहीं था। दोस्त क्या होता है, दोस्त क्या कर सकता है, और दोस्त आपके लिए क्यों है और किस लिए भगवान ने भेजा होता है, ये उनकी होने से मुझे पता चला। और दोस्ती मुझे लगता है वो चीज़ है जो जीवन की जो लड़ी है ना, उसे टूटने नहीं देती। आप इंडिविजुअली हताश हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त है, वो दोस्त जो आपको सिर्फ इतना कि मैं तेरे साथ हूँ उतना अगर कोई बोल दे, तो कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। मुझे लगता है दोस्ती का बहुत महत्व है। तो ऐसे मेरे 3-4 दोस्त हैं जो बहुत मेरे करीब हैं, और जिनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, और जिनकी वजह से ये जीवन जीने की खुशी है मुझे। जब आपका डाउन पीरियड था तब भी ये लोग ऐसे ही सपोर्टिव साथ में थे? 100%। वेरी गुड। अब क्या हो गया, जैसे आपके बेटों के बारे में सुना ना, तो आवाज़ आपकी अच्छी लगती है, तो दोस्ती के लिए कुछ लाइंस। ओह है ये दोस्ती यार जिंदगी, इसका एक पल जैसे एक सदी, प्यार में जियो इतना जान लो, दिल ने जो कहा उसको मान लो। क्या ऐसा कुछ लाइन है? तारा री रा री रा। तो वर्ड है ये दोस्ती यारो जिंदगी, जिसका एक पल जैसे एक सदी, प्यार में जियो तारा रा रा रा, दिल ने जो कहा उसको मान लो। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का है। ओके, राइट। आपकी फिल्म के बारे में जो बात हो रही थी उस टाइम एक अधूरा रहा कि महाभारत का रोल तो आपने किया है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट उसको छोड़ के आपका जितनी भी मूवीज में आपने रोल किया है, तो सबसे बेस्ट रोल कौन सा था आपका? मुझे बाजीगर और तिरंगा दोनों में ऐसा लगा कि एक अच्छी प्रेजेंस मिली, मुझे अच्छी इम्पोर्टेंस मिली। लेकिन क्या है कि अगर हीरो गाना नहीं गाता तो वो सेकंड हीरो भी नहीं रहता, तो एक आध गाना होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आप कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो। राइट। तो लेकिन दोनों रोल्स मेरे 93-94 में रिलीज हुए थे, दे वर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे म्यूजिक है, आपने एक्टिंग की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, इन सब के अलावा जब फ्री टाइम रहता है तो आप क्या करते हो? आपकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है? देखिए, म्यूजिक अभी मेरी सबसे ज़्यादा जो पैशन है, मैं नए नए गाने बना रहा हूँ, खुद गाने गा रहा हूँ, खुद गाने लिख रहा हूँ। मेरा ही खुद का म्यूज़िक लेबल है MWM में, उस पर नए सिंगर्स, नए म्यूजिशियंस, नए गिटारिस्ट, नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मुझे उन लोगों से अट्रैक्शन है और उन लोगों से मुझे ऐसा लगे कि ये इनके अंदर टैलेंट है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे अभी आज हमारे काफ़ी ऐसे, अपूर्व निषाद नई लड़की है, चंदन मंडल एक संगीतकार सिंगर है, वो मुझे बहुत पसंद है, प्रदीप पांडे करके एक लड़का है, वो मेहनत कर रहा है। ये रैंक ट्यूकर्स में इनका कोई सहारा नहीं है, इनका कोई मार्गदर्शक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे नाम को लेकर, मेरे रिश्तों को लेकर, उस चीज़ के साथ वो अपने कनेक्शंस बना रहे हैं, मेहनत खुद कर रहे हैं। लेकिन वो मेहनत खुद करने के साथ साथ उन लोगों का जो टैलेंट है, वो अगर सच्चा है तो मैं चाहूँगा कि वो टैलेंट लोगों तक पहुँचे। राइट, आप एक मोरल और सपोर्ट करके उनको कोशिश कर रहे हैं कि उसका टैलेंट बाहर आए, और वो मतलब उनको सही गाइडेंस। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ, जितना सीख सको सीखो, जितने ज्ञान प्राप्त कर सको करो। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे कुछ गाने गुनगुना लिए, कुछ बातें कर ली, तो इससे कोई आदमी अचीव नहीं करता है। आप जितना सीख सकते हो, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, बाय द टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू शुड बी रेडी। लिरिक्स हो, राइटिंग हो, फीलिंग्स हो, राइट, एजुकेशन हो, प्रोग्रामिंग हो, अरेंजमेंट हो, गिटार हो, सिंगिंग, सब चीज़ों में मेहनत कर। और पहले की टाइम और अभी की टाइम में एक्चुअली टेक्नोलॉजी का भी बहुत डिफरेंस आ गया है, आई थिंक। बहुत। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कैसे लेते हो? पीछे रह जाओगे। अगर मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर दिया है, मेरे वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बन रहे हैं। मैं कैरेक्टर्स को क्रिएट कर रहा हूँ, फेसेस को क्रिएट कर रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, गाने शूट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो मैं फ्लो के साथ में हमेशा मैं चाहता हूँ, और मेरे साथ क्या बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, और सब लोगों को मेरा एक्सपीरियंस और उनकी यूथ की जो पावर है, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो MWM का बहुत बड़ा सपोर्ट है। MWM क्या है?
म्यूजिक विद मलिक्स। ओके, ये आपने आपका पर्पस क्या है ये तैयार करने के लिए? अभी बेसिकली बना तो इसलिए था कि मैं चाहता था कि मेरे कुछ 50 60 70 ऐसे गाने हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, जिसमें 36 गाने मैंने रिकॉर्ड करके रिलीज़ कर दिए। तो जिसमें मैंने बहुत सारे गाने गाए, मेरे खुद का एल्बम रिलीज़ हुआ, मेरे खुद के गाने आए। अब जो जो लोगों को बाहर सपोर्ट नहीं मिलता या म्यूज़िक कंपनी तक नहीं पहुंच पाते, और अगर उनके पास अच्छा काम है तो मैं रिलीज़ कर देता हूँ उनके लिए। तो दैट इज़ द बेसिक एजेंडा, मैं उनको प्लेटफॉर्म दे देता हूँ। ओके, मतलब जो एस्पायरिंग और न्यू लोग हैं, जो जिनको कुछ करना है और जो मेहनत कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो आप बेस्ट कर सकते हो। जी जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन से हैं? अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछते हैं ना कि आप कहाँ कहाँ एंजॉय करते हो, कहाँ घूमना अच्छा लगता है? मेरे घर से स्टूडियो तक, रिकॉर्डिंग स्टूडियो इज माई ग्रेटेस्ट डेस्टिनेशन। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कोई ट्रैवल का शौक नहीं है, कोई ऐसे इधर उधर घूमने का। अगर जाना भी है किसी डेस्टिनेशन पे तो वहाँ ठहरने का शौक है। ऐसे पागलों की तरह ऐसे घूम रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, फाफड़ा जलेबी खा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो वर्षा जी बोल रहे हैं जोधपुर जाना है, ये बोल रहे हैं उधर जाना है, वो बोल रहे हैं उधर भागो इधर भागो। ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे, ना कोई व्हील देखना है, ना कोई माउंटेन देखना है, ना नदी देखनी है, ना कोई भी दरिया देखना है। ऐसा शौक नहीं है? कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि अगर मैं किसी डेस्टिनेशन में जाऊंगा तो वहाँ शांति से बैठने का बहुत शौक है कि भैया बैठो आराम से, चाहे कुछ विचार विमर्श करो, पहाड़ वहाड़ के बीच में रह के अच्छा काम गाने लिखो। तो मुझे तो गाने सोचने का, गाने बनाने का, गाने गाने का, शोज करने का, यही मेरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। जहाँ ले जाओ वहाँ माइक दे दो और 4-5 म्यूजिशियन दे दो, मैं गाना शुरू कर पैशन बोलो, ट्रैवल बोलो, फ्री टाइम बोलो, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। मैं वहाँ पे जाता हूँ डेस्टिनेशन पे भी, वहाँ लोकल म्यूजिशियंस को ढूंढता हूँ। तो अभी एक सितार प्लेयर को हम लोग जोधपुर से कहीं से या अहमदाबाद से कहीं आए, वो बेचारा आ गया कहीं से कि मुझे बजाना है, उसको ला के सीधा कॉन्सर्ट पे दे दिया। उसकी पूरी फैमिली के फ़ोन आने लगे, उनको पैसे भी दिए, उनके साथ उनका सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी भी किया। और क्या जाएगा सर, अगर हमारा थोड़ा बहुत ईश्वर ने हमको नाम दिया है, अगर यंग टैलेंटेड लोगों को मैं सपोर्ट करूँगा, क्या हो जाएगा। और मेरा तो भाग्य ऐसा है कि मैं जितना अच्छा करता हूँ, मैं जितना लोगों के लिए करता हूँ, उतना ही अपरंपार मेरे लिए होता है। तो मेरे को तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जहाँ मैं नेगेटिव सोचता हूँ या जहाँ मेरी क्वालिटी में नेगेटिविटी आती है, वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। जब तक मैं अच्छा करता हूँ और जब जब चीज़ें होती है, उसका डबल टेबल चौबल मेरे को रिफंड मिलता है। तो ऊपर वाले का सपोर्ट है मुझे, तो मेरा भाग्य वो है कि मुझे अच्छा करना है और लोगों को अच्छी तरह गाइड करना है। एक गुरु हूँ और एक गुरु की तरह लोगों को मार्ग दिखाना है। बाकी उनका भाग्य और उनकी हार्डवर्क है। बट आप जो आपका बेस्ट कर सकते हो हमेशा वो आप देने का ट्राई कर। तो आप इंडस्ट्री में, लेकिन इंडस्ट्री बोलो, कहीं पर भी बोलो, एक पैसे का बोलबाला है। आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट्स आया है कभी कि जहाँ पर एक बाजू में पैसा हो, एक बाजू में आपके प्रिंसिपल और वैल्यूज़ हो, और आपने प्रिंसिपल और वैल्यूज़ को टूट जाते हैं सर, प्रिंसिपल्स टूट जाते हैं। कभी कभी आपकी ज़रूरत हो कि आप आगे अपनी किस्मत आपके प्रिंसिपल्स को तोड़ने पे मजबूर कर देती है। मैं इस चीज़ को, ये कड़वा सच है, लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि सर मेरे असूल और आदर्श के सामने मैं बहुत बार टूटा, बहुत बार बिका, बहुत समय बिखरा, और कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये गलत है, इन रास्तों पे नहीं जाना चाहिए और इतनी मजबूरी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। लेकिन हुआ, सब फेस किया सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि अगर आप ब्लेस्ड हो और आपकी दुआएं और आपके बुज़ुर्गों की आपने सेवा की है, तो कहीं कोई ना कोई ऐसी रोशनी आती है, ताकत आती है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। हो जाता है, अच्छा हो ही जाता है। राइट। एक्चुअली जेन्युइनली ये है कि आपने जो कहा है वो होता सबके साथ में, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से एक्सेप्ट कर सके रियलिटी को। बट फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स के आगे या चीज़ों के आगे लोग टूटते हैं। हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग एक इंटरव्यू के दौरान या किसी चीज़ के दौरान कि भैया मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। भला एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसा इंसान टूटता है, बिकता है, बिखरता है, मेरे साथ भी सेम हुआ। कोई अचंभे की बात नहीं है, सब हुआ। लेकिन उभर के आते हम इसलिए हैं कि कहीं जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ताकतें हैं, जो रूहानी ताकतें हैं, वो पहचानती हैं, वो जानती हैं जो आप नहीं समझते, एक आम आदमी नहीं समझता, वो पकड़ लेता है। और वो शायद उसका हिसाब किताब उस वक्त नहीं करता, उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जब वो वक्त पलटता है ना, तो आपको खुद हैरानी होती है, हे भगवान, या अल्लाह, ये क्या है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये मौजज़ा कैसे हुआ। आप देखिए ना, लोग सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है,
चांद तारे, ये कायनात, आप थोड़े से 1,500 फीट ऊपर जाओ माउंटेन पे और ऊपर कायनात को देखो, तो आपको ऐसा लगेगा आप कितने छोटे हो और आपकी सारी मुसीबतें कितनी छोटी हैं, आपकी सोच कितनी कम है। मतलब हम इतने विशाल यूनिवर्स के हिस्से हैं और इतनी बड़ी ताकतें हैं उस दुनिया में, क्या ही हम कर लेंगे। ना नेपोलियन कर सका, ना मुगल्स कर सके, ना बड़ी सी बड़ी ताकतें आज किसी को याद भी नहीं है। पंछी की तरह, क्या बोलते हैं, पत्तों की तरह बिखर के चले गए, जोड़ हवाओं ने झाड़ू मार दी, पानी लोग का बुलबुल है। खत्म हो गए, सब बड़ी चीज़ है। ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मेहनत करो, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, जो सब कर सकते हो इस जीवन के अंदर सब कुछ करो। पैसा भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्सेस भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी है, सब करो ना, किसने मना किया है? राइट, सब करो ये अच्छे जीवन तरीके से, मिला बेटर है, तरीके इसमें से। सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। और जो आपके पाथ में रास्ता बनाया है, जो आपका भाग्य लिखा है या जो आपके साथ होने वाला है, वो तो होगा ही, और फिर भी आपको चलना पड़ेगा। आपने बहुत बहुत कुछ ये पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। तो अगर 25-30 साल पहले लेके चला जाए कि अभी आपको 30 साल पहले, तो आप अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क, ये मैं चूका हूँ। दो चीज़ें होती है, मैं मानता हूँ कि किस्मत है, तकदीर है, लेकिन मैं अगर अपने वो 30 साल के बच्चे को या 40 साल पहले चले जाऊँ या 35 साल पहले चले जाऊँ, तो वहाँ पर उस इंसान के अंदर मैंने सिंसियरिटी नहीं देखी, उस इंसान के अंदर डेडिकेशन नहीं देखा, उस इंसान में सीखने की ताकत नहीं देखी। क्या होता है कि एप्लीकेशन, किस्मत अपनी जगह है, दृढ़ है, वो मतलब है, वो एक चीज़ है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, पता नहीं है। लेकिन अगर लॉजिकली आप मुझे खाली एडवाइस बोलोगे तो वहाँ मैं चूका हूँ, वहाँ मैं सीखा नहीं, वहाँ मैंने मेहनत नहीं की, वहाँ पर मैंने रिसर्च नहीं किया, वहाँ पर क्या चीज़ चलती है सोचा नहीं। खाली ऐसे ही सोचते कि एक दिन बैठ के हम सुपरस्टार बन जाएंगे, एक दिन बैठे और किस्मत चमकेगी, तो वो अलग है। अगर ऐसा हो सकता तो होता, लेकिन जो सक्सेसफुल भी हुए हैं उनकी भी मेहनत बहुत है, उनकी भी सिंसियरिटी बहुत है। तो वहाँ शायद मुझे ऐसा लगता है, जिसलिए मैंने शो के ओपनिंग में कहा कि जो मौका है यंग उम्र में, आने वाले 10 सालों के अंदर इतनी मेहनत, इतना सीखा, इतना डेडिकेशन करो मेहनत के, कि आपको जब मौका मिले तो आप एकदम 100% आओ। तो वो एडवाइस मैं उस बच्चे को, 30 साल के डब्बू मलिक को देना चाहता हूँ कि सिंसियरिटी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दिखानी चाहिए थी। वेरी गुड। मतलब तकदीर अपनी जगह है, बट आप अपनी मेहनत करते रहो। यस। तो सर, तकदीर में आप डेस्टिनी में पहले से बिलीव करते हो? मानता हूँ मैं, 100% मानता हूँ, बिकॉज वो कुछ ताकतें हैं जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ। आज आप हो, आज हम लोग बातें कर रहे हैं, आप बताइए आपके पिता और आपके मम्मी के आप बेटे बने हो, ये किस शक्ति से बने? आपको कैसे मालूम कि भरत एमजे बनने वाले हो? मुझे कैसे पता कि मैं डब्बू मलिक, मैं सरदार मलिक का बेटा हूँ और अपनी माँ बिल्किस मलिक का बेटा हूँ? कैसे हुआ ये? कहाँ से हुआ? हमने कुछ किया है इसके बारे में? मैंने सलीम अंकल साहब, सोहेल खान और सलमान खान के फादर का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। बोले कि ये जीवन है, ये मृत्यु है, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है जीवन। आप क्या प्रूव कर सकते, कैसे बने, क्या हुआ, कैसे आप आगे तुझे पता नहीं, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है मृत्यु। तो ये बीच का जो सफर है, ये आपके हाथ में कैसे हो सकता है? जब जीवन आपके हाथ में नहीं था, जब आए इस दुनिया में, मृत्यु आपके हाथ में नहीं है जब आप जाएंगे, तो जीवन के बीच का जो सफर है वह आपके हाथ में कैसे हो सकता? राइट। करेक्ट है। वाह, बहुत मीनिंगफुल चीज़ है। मतलब आपके हाथ में जिंदगी भी नहीं है, मौत भी नहीं है, तो बट ऑब्वियसली सब कुछ इज अ डेस्टिनी। हाँ, तो इसका आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जरूरी है कि आज आप रोड पे चल रहे हो, बस के सामने खड़े हो गए कि बस मुझे उड़ाएगी, मैं मरूंगा नहीं, वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं शराब ज़्यादा नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा या गलत हैबिट्स नहीं रखूँगा, तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को और चल रहे हो अपने रास्ते में। वो आपका फ़र्ज़ है, वो आपकी ड्यूटी है, बस। बट उसके बाद जो भी है वो डेस्टिनी है। बट हाँ, आप अपना फर्ज करते रहो, डेस्टिनी अपना काम करती रही। यस। सर, आपको कोई एक दिन के लिए अगर कोई लेजेंड बनने का मौका मिले या कोई इंसान की भी मैं ये बन जाऊँ, तो आप कौन से स्टार को या कौन से इंसान को चूज करोगे? इमोशनल बात कर दी आपने। मेरे लिए ना बहुत समय तक मुझे, हालांकि हम लोग जिस वक्त बड़े हुए, जब हम लोग 1973 में बड़े हुए, मतलब जब 12-15 साल का था, आप बोलोगे वो पता नहीं मुझे, बट मुझे आपकी आंखों में राजेश खन्ना दिख रहा है। राजेश खन्ना। तो लेकिन हम लोग फैंस अमिताभ बच्चन
हम लोग ग्रो हुए अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन डिस्कवर किया मैंने राजेश खन्ना को लिटिल लेटर। लेकिन आज भी बहुत समय तक, जब राजेश खन्ना जी की मृत्यु हुई थी, मैं 3 दिन तक, ये मैं ट्विंकल खन्ना जी को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा फैन हो सकता है क्या कोई, उनकी बेटी है, कि मैं 3 दिन तक एक कमरे में लॉक्ड था और बंद करके मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं 3 दिन तक उस कमरे में बंद था, इतना बड़ा मुझे स्नेह था राजेश खन्ना जी से। तो और जब भी मैं ट्विंकल खन्ना जी की तस्वीर देखता हूँ तो मुझे उनके अंदर राजेश खन्ना नज़र आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो उनके ग्रैंडसन को जब मैं देखता हूँ अक्षय कुमार के, तो उनके अंदर, तो इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परंपरा जारी है, उनकी छवि जो है इन लोगों में है, और मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ उस चीज़ से। और मैं बहुत समय तक या बहुत टाइम तक, मेरी वाइफ जानती है इस चीज़ को, मेरी मम्मी जानती है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद राजेश खन्ना, मैं ही राजेश खन्ना हूँ। हालांकि मैं कभी ऐसी कोई चीजें नहीं करता था, लेकिन इतना प्रेम था। कौन सी स्टाइल है ऐसी जो आप कर रहे हो राजेश खन्ना की? जो सारी चीजें मैं ऐसा कॉपी करता हूँ, जैसे क्या ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और ये सब जो चीजें थी ट्विंकल, वो मेरे में इतनी मेरे को आदत थी कि जब बाजीगर की शूटिंग चल रही थी तो अब्बास मस्तान साहब डायरेक्टर ने मुझे कहा, यार तुम ये भौवे क्यों हिला रहे होते? अब मैं उनको क्या बताऊं कि टैबलेट ही राजेश खन्ना जी का है। हाँ, और काजोल के साथ सीन चल रहा है, शिल्पा शेट्टी के साथ सीन चल रहा है, और बातें करते करते मेरा, नहीं मुझे नहीं, अरे भाई ये सीन की जरूरत नहीं है। तो राजेश खन्ना इज समथिंग हु इज लाइक part of my soul, and he is no more in this world, but for me he is eternal and राजेश खन्ना immortal. इतने सोल के अंदर तक पहुंच चुके थे एक्चुअली। आपने जब कहा बहुत कि फिल्मी हुआ है, बहुत फिल्मी, और राजेश खन्ना की जो पूरी पर्सोना है ना मेरे अंदर है, बस वो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज, एंड आर.डी. बर्मन एंड किशोर कुमार, तो इन तीनों, जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना स्टेज पे, तो मुझे कोई ना कोई तो सजेस्ट करता है, बोलता है मेरे घर से तुम जब करते हो तो पूरा आपके अंदर है राजेश खन्ना का। तो राजेश खन्ना का तो जैसे ही मैंने 2-3 बार अभी भी ऑब्जर्व किया कि राजेश खन्ना का नाम भी आता है ना, राजेश खन्ना का नाम भी आता है, तो एक चेहरे पे एक अलग खुशी, एक इमोशन आ वो जाता है। सफारी सूट है ना जिसके अंदर दीवाना लेके आया ओ मेरे दिल के चैन, पता मुझे नहीं लगता है कि वो राजेश खन्ना, मुझे ऐसा लगता है मैं ही हूँ जो गा रहा है। ये ओ मेरे दिल के चैन की लाइन मुझे सुननी है, एक बार आप गाओ ना सर। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ताराम हाय ऐसे न आए भरा कीजिए। वाह, जैसे राजेश खन्ना एज इट इज। जबरदस्त I love him, सर। I love him, yeah. इट्स वेरी नाइस। सुन के ऐसा लग रहा है कि सुनते जाए उनके बारे में, वो क्या पर्सनालिटी रहेगी सर। बहुत सारे लोगों के बारे में बात हुई, आपकी वाइफ के बारे में बहुत कम बात हुई, तो आपकी वाइफ के बारे में आप कुछ बताइए सर। तो जीवन में शायद कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी अर्धांगिनी बोलते हैं, हाँ, शब्द ये है ना, यस, अर्धांगिनी। ऐसा पार्टनर मिलता है जो सिर्फ आपका अच्छा चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है या उसके लिए क्या अच्छा है या उसको क्या चाहिए, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मेरे पति का जीवन कैसा हो सकता है, मैं अपने पति को संघर्ष से कैसे बचा सकती हूँ, उसके लिए कोई बुराई नहीं हो सके, मेरे बच्चों के लिए कोई गलत ना हो सके। ऐसा जीवन में पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है सर। मैं इस जीवन में सफल हो गया कि मुझे ज्योति जैसी पत्नी मिली। आज आपके शो के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा योगदान है, इतना संघर्ष किया है उन्होंने, और अपने पति और अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, और इतना प्यार दिया है, और इतनी तरह से उन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट किया है कि वो झांसी की रानी है। और मैं उसको अभी पुष्पा 1 नहीं बोलता, पुष्पा 2 बोलता हूँ। वो 1 पुष्पा भी नहीं है, उसका नाम ही मैंने पुष्पा 2 रखा हुआ है। पुष्पा इंटू 2 है, वो एकदम जबरदस्त है। अपने फैमिली के लिए, अपने पति के लिए वो लड़ लेगी सारी दुनिया से। तो बहुत बड़ा, एक ही शब्द में कह सकता हूँ कि ये जीवन सफल हो गया
कि मुझे एक ज्योति मलिक जैसी बीवी मिली। और आपके मुंह से अभी ये सर, मुझे ना अभी आपका अप्रिसिएशन गानों के थ्रू सुनने की आदत हो गई है सर, तो आप डेडिकेट कोई गाना करिए आपकी वाइफ के लिए। खाने और जीने की चाहत न होती अगर तू न होती ओ मेरी ज्योति। वाह ये भी लिख लिया हाथों हाथ ही। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। जो भी लोग आपका ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहोगे सर? हाँ बाप रे, आप मुझे ना ये महसूस कराते हो कि मैं कुछ सजेशन देने लायक हूँ। 101% आप उतना एप्रिसिएशन मुझे दे रहे हैं। नहीं, आप 100% 101% हो। तो अपने दिल को हमेशा यंग रखो और ये समझो कि आप जिंदगी में कभी कोई चीज़ करने में आप लेट नहीं हो। जब जीवन में जब मन उत्साह से उछलने लगे और आपको लगे कि मुझे ये करना है, करो, जी भर के करो। मैं ऐसे भी लोगों को मिला हूँ जिन्होंने एक टोकरी लेके उसमें समोसे खुद घर में बना के बेचना शुरू किया और उन्होंने बंगले बना लिए। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने कपड़े सीने से काम शुरू किया और वो हज़ारों दुकानों के मालिक बन गए। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़रा भी सपोर्ट नहीं मिला उनको, सारी चारों तरफ से उनको हताश मतलब ये बोला गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ताकत नहीं है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, आप बहुत शक्तिशाली हो, जहाँ पे भी हो, जो भी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। कभी भी किसी भी लेवल पे 1 रुपया जेब में ना हो, किसी का सहारा ना हो, तब भी आप समझना कि आप ईश्वर का वरदान हो, आप में वो सब शक्तियां हैं जो बड़े से बड़े आदमी हैं। कभी भी किसी भी लेवल में अपने आप को कम मत समझना। दैट्स इट। आई विश ऑल गुड लक टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। वी ऑल हैव टू राइज एंड शाइन। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। मतलब ये है कहीं ना कहीं कि भाई आप कोई भी लेवल पर हार मत मानो। 100%। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो अभी एंड भी हम लोग थैंक यू से नहीं, कभी अलविदा ना कहना उससे, कभी अलविदा ना कहना गाना चलते चलते यस चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जाने से पहले थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। एक गाना है जो अभी 1.3 मिलियन रील्स बन चुके हैं उस गाने के, और वो मेरा गाना है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि यंगस्टर्स ने पकड़ लिया है। आप देखना, कभी भी अपना लिंक आपको मिलेगा। वो गाने का नाम है तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से। ये गाना जरूर सुनिएगा। इट इज क्रिएटिंग हैवॉक ऑन द डिजिटल मीडिया। सर वाओ, इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं सर। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। मैं भी थोड़ा चार्ज हो गया, एनर्जी मेरी बढ़ गई है सर। थैंक यू, वेरी नाइस।